हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 20 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अल्फा और बीटा शेल को डिटेल से पढ़ा था और उस पे बेस मैंने आपको प्रश्न भी सॉल्व कराए थे। आज का लास्ट है यहाँ पर ये गामा शेल। इसको पढ़ने के बाद हम अल्फा, बीटा और गामा के गुणधर्म पे आ जाएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। गामा शेल, तो देखिए इसकी थ्योरेटिकल बात क्या रहेगी। सामान्यतः अल्फा कॉमा बीटा क्षय के उपरांत नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। नाभिक होता है जिसमें से अल्फा या बीटा कण बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नाभिक कौन सी स्टेज में चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित का मतलब आप जानते हो, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, जिससे अल्फा कॉमा बीटा क्षय के बाद गामा क्षय होता है। एक्चुअल में जो गामा है ये एक्चुअल फोटोन ही है, ठीक है बेटा। ये जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। इसे कण कहना गलत रहेगा, इसे आपको किरण कहना चाहिए। ये अल्फा और बीटा दोनों कण है, जबकि गामा यहाँ पर क्या होता है? गामा यहाँ पर किरण होती है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं या आप फोटोन भी कह सकते हो। जब इसके गुणधर्म पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं और ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। गामा क्षय से परमाणु क्रमांक, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, वह द्रव्यमान संख्या जिसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको बताया गया था अल्फा से परिवर्तन होता है, 2 पीछे चले जाते हैं, और द्रव्यमान संख्या 4 पीछे चली जाती है, 4 घट जाती है। इसी तरह से बीटा की बात करी थी, तो बीटा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इकाई का परिवर्तन होता है, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, जबकि द्रव्यमान संख्या वहां पर बीटा के केस में परिवर्तित नहीं होती। गामा के केस में न तो जेड चेंज होगा, न ही द्रव्यमान संख्या चेंज होगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टार पॉइंट डाल के, गामा क्षय को निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको सभी की इक्वेशन लिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। अल्फा की भी लिखाई थी, बीटा की भी लिखाई थी, अब यहाँ पर गामा की देखिए। Z परमाणु क्रमांक के, X यहाँ पर तत्व है और A इसका द्रव्यमान संख्या। आपको यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी बेटा, जब गामा कण बाहर निकलता है, होता ये क्या है? पहले अल्फा, डायरेक्टली गामा नहीं निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई तत्व है, ये इसका नाभिक है और ये इसके अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक है ना। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसे परमाणु कहते हैं। तो अल्फा बीटा निकलने के पश्चात क्या होता है? ये जो पूरा नाभिक है ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, यानी ये तत्व उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस तत्व के ऊपर यहाँ पर आपको स्टार पॉइंट लगाना होगा, ठीक है ना। ये नोटेशन का तरीका है, इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये है उत्तेजित अवस्था में है। अब इसमें उत्तेजित अवस्था के पश्चात क्या होगा? न तो परमाणु क्रमांक चेंज हुआ, न द्रव्यमान संख्या चेंज हुई, यानी उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में चला गया और साथ में क्या निकला? एक गामा कण। अभी से कण कहेंगे, लेकिन होती एक्चुअल क्या है? ये किरण होती है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था पहले, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब इसमें रिसर्च चला था तब इसको पहले इसको कण माना गया, फिर इसको किरण माना गया, फिर कुछ साइंटिस्ट इसको कण मानते थे, कुछ इसको किरण मानते थे, तो वहां पर बड़ा उनके बीच में कंफ्यूजन था। ये जो चैप्टर है ये उस जमाने का है, तो उस समय इसको कण मान लिया गया होगा, लेकिन आगे चल के जैसे डिस्कवरी होती गई, ये फाइनली ये फोटोन ही है, जिसे किरण कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कण लिख रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसे निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, X यहाँ पर तत्व प्रतीक है, A इसकी द्रव्यमान संख्या है, ये उत्तेजित अवस्था में है। इसका मतलब भी मैं यहाँ पर बताता हूँ,
इसका मतलब हो गया ये उत्तेजित है। जैसे ही उत्तेजित में गया तो इसने साथ में सामान्य अवस्था में आया तो यहाँ पर गामा कण बाहर निकल दिया। ये आपको बातें ध्यान रखनी होगी। ये आपका गामा भी कंप्लीट हुआ। तो बेटा अल्फा के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक 2 घट जाता है। बीटा के लिए क्या होता है, इकाई परिवर्तन होता है। और गामा के लिए क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जेड और ए में कोई चेंजेस नहीं होता। अब आ जाते हैं अल्फा, बीटा और गामा के गुणों पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग है हमारी अल्फा कॉमा बीटा व गामा के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये आपको ध्यान रखनी होगी। एग्जाम में ये ज्यादातर अगर ये पूछा जाता है कभी तो ऐसे पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा के दो दो गुण लिखिए। या हो सकता है किसी भी एक का पूछ लिया जाए, अल्फा के 2 गुण लिखिए, बीटा के 2 गुण लिखिए या गामा के 2 गुण लिखिए। और आपसे रासायनिक अभिक्रिया इसके किस प्रकार से उत्तेजित, किस प्रकार से निकलते हैं, वो आपको रिएक्शन लिखनी होगी। जैसे अल्फा के लिए बेटा आपको बताया था जेड एक्स से बनता है Z-2Y A-4 प्लस अल्फा। इसी तरह से बीटा का भी बताया गया और गामा का बताया गया। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ए अल्फा कणों के गुण। मैं यहाँ पर ज्यादा गुण नहीं लिखाऊंगा, आपको 3-4 गुणधर्म लिखाऊंगा यहाँ पर। इतने ही आपको याद करना है बेटा, पॉइंट्स के रूप में लिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में ये 2 से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। मैं यहाँ 4 लिखा देता हूँ। आपको 4 में से अगर 3 भी ध्यान रह जाता है और एग्जाम में पहुंचते पहुंचते अगर 2 भी याद रह जाता है तो भी पर्याप्त है। यहाँ पर 4 लिखा देते हैं हम। तो पहला जो गुण है सभी बच्चों को पता होगा, फर्स्ट, अल्फा कण धन आवेशित होता है। यह द्विआयनित हीलियम परमाणु है। सब बच्चे जानते हैं इस बात को। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है और यह द्विआयनित हीलियम परमाणु है। ठीक है बेटा, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। आप यहां से ही नोट्स बना रहे हो तो यहां से ही लिख लेना आप, इसके कोई अलग से पेज नहीं आएंगे। ये मैं वही चीजें कल भी मैंने बताया था आपको, ये मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आपके अब जो नए सिलेबस है उसमें ये रहने वाला है। ठीक है, वैसे फाइनली जब इसका आ जाएगा तब मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन ये 100% यही आपके रहेगा, यही पढ़ना है और यही 2021 में पूछा जाएगा। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा के गुणधर्म या जो आगे का जितना भी ना उसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अल्फा कण धनावेशित होता है, ये द्विआयनित हीलियम परमाणु है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना व आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, अर्थात कैसे लिखेंगे, m अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम m प्रोटॉन और q अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम q प्रोटॉन। बात समझ में आ गई होगी। अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना और अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg और प्रोटॉन का आवेश भी पता होना चाहिए प्लस ई, जिसे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम कहते हैं। तो ये इसका पहला गुणधर्म हो गया। आइए बच्चों सेकंड का गुणधर्म देख लेते हैं। आवेशित होने के कारण क्या होगा बेटा, ये आवेशित है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में निश्चित तौर पे विक्षेपित होगा। विक्षेपित का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाना। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव कोई प्लेट है और यहाँ पर ये नेगेटिव कोई प्लेट है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, धनात्मक से बाहर निकलता है ऋणात्मक के। तो बेटा इसका विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। ठीक है, ये ई वेक्टर है। अब अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव आवेश यहाँ पर आएगा तो सीधा तो निकल नहीं पाएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव की ओर आ जाएगा। इसे ही कहा जाता है विक्षेपित होना।
क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, अपने मार्ग से भटक जाना। तो अब यहाँ पर हम बात लिखेंगे कि ये आवेशित होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप होता है। जो सेकंड गुणधर्म है वो देखिए, आवेशित होने के कारण, आवेशित होने के कारण इनका किनका, अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आवेशित होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप होता है। विक्षेप का मतलब भटकना। जैसे कुछ बच्चे भटक गए होंगे अभी लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल तो चल नहीं रहा, घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो वैसे वो विक्षेपित हो गया, ऐसे ये अल्फा विक्षेपित हो गया। तो आवेशित होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र कौमा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप होता है, ठीक है। इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण, विद्युत क्षेत्र कौमा चुंबकीय क्षेत्र में इनका विक्षेप, विद्युत क्षेत्र कौमा चुंबकीय, ऐसे ही लिख लेना आप, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कौमा चुंबकीय क्षेत्र में इनका विक्षेप, बीटा कणों की तुलना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीटा कणों की तुलना में कम होता है। ये ध्यान रखना बेटा, इनका विक्षेप भले ही होता है लेकिन इनका द्रव्यमान कम होने के कारण, यहां से ध्यान रखिए, आवेशित होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बीटा कणों की तुलना में विक्षेप कम होता है। तो विक्षेप सबसे ज्यादा किसका होता है? विक्षेप सबसे ज्यादा बीटा कणों का होता है। गामा का तो होगा ही नहीं, क्योंकि गामा में आवेश नहीं है, आवेश नहीं तो सीधा गुजर जाएगा। अल्फा और बीटा का विक्षेप होगा तो बीटा का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है बेटा, तो उसका विक्षेप ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट देखिए यहां पर, अल्फा कणों का वेग, अल्फा कणों का वेग, किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रकाश का वेग ही होता है, तो प्रकाश के वेग से तो निश्चित तौर पर कम ही होगा। अल्फा कणों का वेग 1.4 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से लेकर 1.7 × 10⁷ मीटर पर सेकंड तक संभव होता है। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी होगी, ठीक है बेटा, ये भी इसका एक गुण है। और चौथा लास्ट गुण वो भी देख लीजिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये आपको मैंने पहले भी दिखाई थी बेटा। अल्फा कणों में आवेश होता है तो जब ये गैस में से गुजरती है तो गैस को आयनीकृत कर देती है। आयनीकृत कैसे करती है? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई तो गैस में क्या बन जाएंगे? आयन बन जाएंगे, तो आयनीकृत हो जाएगी। और इसकी जो आयनीकरण क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर बेटा? इसके आयनीकरण सबसे ज्यादा होती है, बीटा की थोड़ी कम होती है और गामा की सबसे कम होती है। तो आपको बात भी ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर पूरी कहानी लिख देते हैं। अल्फा कण गैसों में से गुजरने पर, अल्फा कण गैसों में से गुजरने पर उनके परमाणुओं से टकराकर, गैसों के परमाणुओं से टकराकर, उनके परमाणुओं से टकराकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, जिससे होगा क्या बेटा? इसके फलस्वरूप क्या होगा? जिससे गैसों का आयनीकरण हो जाता है, तथा अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर आप इसका ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो अल्फा की सबसे ज्यादा, फिर बीटा की और फिर ये गामा की, ये आयनीकरण है,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये तो हो गए आपके अल्फा के गुणधर्म। अब मैं आज बात कर लेता हूँ, चलो इसमें एक बात और बताता हूँ मैं आपको, इनकी जो क्षमता होती है वो कितनी कितनी गुना ज़्यादा होती है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम बीटा की बात करेंगे। तो देखिए अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता बीटा कणों से 100 गुना अधिक, 100 टाइम्स से ज्यादा होती है, 100 गुना अधिक, तथा गामा कणों से 1000 गुना अधिक होती है। ये ध्यान रखना बेटा, गुना अधिक होती है, इसको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे बीटा कण के गुण। अब सेकंड है बीटा कणों के गुण। तो बेटा देखिए इसमें आप क्या क्या जानते हैं। बीटा कण, पहली बात तो बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक बीटा कण और एक ऋणात्मक बीटा कण। इस बात को भी लिख लो, इसको गुण ही लिख लेते हैं अपन। पहला है इसका बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक बीटा कण ऐसे +1E0 व ऋणात्मक बीटा कण, इसे बीटा नेगेटिव कहा जाता है और इसे -1E0। ठीक है बेटा, तो बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक बीटा कण व ऋणात्मक बीटा कण, तथा इनके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में बेटा इकाई का परिवर्तन आता है, एकांक का परिवर्तन आता है, या तो एक आगे चला जाएगा या एक पीछे चला जाएगा, ये आप जानते हो। ठीक है ना, अगर ये -1E0 बाहर निकला तो एक आगे चला जाएगा और +1E0 बाहर निकला तो एक पीछे चला जाएगा, यानी परिवर्तन इकाई का होगा। परमाणु क्रमांक में एकांक का परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, स्टार पॉइंट डाल के लिख रहा हूं मैं, ये पहले का ही पॉइंट है। वो क्या कि बीटा नेगेटिव को तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बीटा नेगेटिव कण को इलेक्ट्रॉन व बीटा पॉजिटिव कण को पॉजिट्रॉन कहते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, इनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो ये इसका पहला गुण हो गया। अब इसका सेकंड जो गुण होता है उसको हम आवेश से डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें भी आवेश होता है, चाहे बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव हो, आवेश होगा तो क्या होगा, जब इसको विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाएगा तो ये भी विक्षेपित हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखिए, आवेशित होने के कारण आज थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी बेटा इस तरह से आएगी, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। आवेशित होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप होता है। ये ई और बी का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं और बी को चुंबकीय क्षेत्र से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये बीटा नहीं है। तो आवेशित होने के कारण इनका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेप होता है। इनका विक्षेप पहले ही बता दिया गया आपको, इनका विक्षेप अल्फा कणों की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर।
उसी को भी हम तीसरे पॉइंट को भी इसी से थोड़ा सा रिलेटेड करके लिखेंगे। देखिए बेटा, बीटा नेगेटिव कणों के विक्षेप की दिशा अल्फा कणों के विक्षेप के विपरीत होती है। क्यों होती है विपरीत? क्योंकि बीटा नेगेटिव तो ये नेगेटिव है और अल्फा पॉजिटिव होता है, तो बीटा नेगेटिव कणों के विक्षेप की दिशा अल्फा कणों के विक्षेप की विपरीत, जबकि बीटा पॉजिटिव कणों के विक्षेप की, समझ गए होंगे आप, विक्षेप की दिशा कहाँ होती है? अल्फा कणों की दिशा में होती है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा, चौथा पॉइंट है बीटा कणों का वेग अल्फा कणों से बहुत ज्यादा होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर बीटा कणों का वेग अल्फा कणों की तुलना में अधिक होता है, बीटा कणों का वेग अल्फा कणों की तुलना में अधिक होता है तथा इनका वेग प्रकाश के वेग के 1% से 99% तक संभव होता है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू 1%, यानी इस प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, तो इसका 1% यानी डिवाइड बाई 100 से लेकर 3 × 10⁸, इसका 99, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रकाश के वेग के 1% से 99% तक संभव होता है। तो ये बीटा कण आपके कंप्लीट हो गए। अब लास्ट बचता है गामा, जिसे हम कण नहीं बोलेंगे, जिसे हम किरण बोलेंगे, ठीक है। गामा किरण के गुण, इसका इंडिकेशन इस तरह से होता है बेटा, गामा किरण के गुण। तो पहला जो इसका गुण है वो आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, गामा किरण, अब बेटा एक किरण है, ठीक है ना, ये रे है, तो इसमें आवृत्ति होगी और तरंगदैर्घ्य होगी। तो गामा किरण उच्च आवृत्ति, अगर आवृत्ति उच्च है तो तरंगदैर्घ्य इसके ये बेटा रिवर्स होता है, क्योंकि म्यू = c/λ होता है। ये आवृत्ति है और ये तरंगदैर्घ्य है। अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो गामा किरण उच्च आवृत्ति व लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। जब आवेश त्वरित गति करता है तो बेटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी निकलती है। ये वही विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसे गामा किरण कहा जाता है। गामा किरण उच्च आवृत्ति व लघु तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तरंग है, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे फोटोन, अगला चैप्टर हमारा यही है, जिसे फोटोन कहा जाता है। इसे फोटोन का पूरा पढ़ोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो इसका गुणधर्म है वो इसकी तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड है। तो बेटा देखिए, इनकी परास रेंज, इनकी परास यानी कि मैं लैम्डा की बात कर रहा हूँ, 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आपको तरंगदैर्घ्य पता है तो आप आवर्ती निकाल सकते हैं। फॉर्मूला म्यू = c/λ। c प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, लैम्डा की अब यहाँ भाग लगा लेंगे तो आवर्ती आ जाएगी। तो लघु तरंगदैर्घ्य 0.0001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा इसका जो गुण है वो भी आप ध्यान रखिए, इनका वेग
प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनके द्वारा बेटा, क्योंकि इनमें आवेश नहीं होता है, ये भी लिखा दूंगा चलो लास्ट में। इनके द्वारा गैसों का आयनीकरण, इनके द्वारा गैसों का आयनीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो इसमें थोड़ा सा होता है, इसको लिखेंगे। इनके द्वारा गैसों का आयनीकरण क्षीण, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बहुत कम, क्षीण होता है। अब नहीं भी लिखोगे तब भी काम चलेगा। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनके द्वारा गैसों का आयनीकरण क्षीण होता है, क्योंकि ये अनावेशित है। क्योंकि यह अनावेशित है, अनावेशित, क्योंकि ये अनावेशित है तथा इनका वेग बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। 3 गुण हो गए। चौथा गुण और लिख लीजिए, जो सब बच्चों को पता होगा। और वो गुण क्या है? वो गुण है गामा कण, लिख सकते हैं। गामा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि सर गामा को आप कभी किरण लिख रहे हो, कभी कण लिख रहे हो। तो जब उत्सर्जन होगा तो हम कण की बात कर लेंगे, और अगर हम यहाँ पर तरंग, अगर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय से रिलेटेड करेंगे, जहाँ पर आवर्ती और तरंग दैर्ध्य की बात आ जाएगी, तो वहां पर इसको किरण माना जाता है और अल्टीमेटली इसको किरण ही कहा जाएगा। ठीक है बेटा, पहले इसको कण कहा जाता था, फिर इसमें संशोधन हुआ और इसको किरण कहने लग गए। तो अल्फा और बीटा कण होते हैं, गामा किरण होती है। तो ये इनके सारे गुणधर्म मैंने आपको लिखा दिए हैं, यही आपको ध्यान रखना है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है बेटा। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, सब बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है 90 थोरियम 228 के उत्सर्जन से 83 बिस्मिथ 212 प्राप्त होता है। तो बताएं कितने अल्फा व बीटा नेगेटिव कण बाहर निकले। ये सब अच्छे से ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। कल मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है बेटा। आप इसके नोट्स स्वयं बना लेना, वीडियो लेक्चर में से पॉज करके भी आप बना सकते हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम इतना ही आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।